आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। इस साल यूपी टेट 2023 के लिए प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की क्लासेस हम अपने इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी क्लास होगी भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के पड़ोसी देश और भारत के साथ जो सीमा विवाद हैं उनको आज डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो वीडियो पर जो है आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बात कर लेते हैं यूपी टेट की परीक्षा जो प्राथमिक स्तर की होती है, उसमें आपको पता है 5 विषयों के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पहला विषय है सीडीपी यानी बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 ही अंक के। दूसरा जो विषय है वो भाषा है। इसमें यूपी टेट में अगर आप देखें तो हिंदी भाषा के प्रश्न आपको कंपलसरी हैं सभी के लिए। और इसमें जो दूसरी भाषा है, इसमें अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं, कोई एक भाषा के उत्तर इसमें से दे सकते हैं। तीसरा विषय है गणित और चौथा विषय है गणित और पांचवा है पर्यावरण। कुल मिलाकर इन 5 विषयों से आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 ही अंक के ये प्रश्न होंगे, जिसमें आप अधिकतम स्कोर आप अगर करेंगे तो इस साल ये संभावनाएं भी बन रही हैं, जो आगामी आपकी सुपर टेट होगी जब भी होगी तो उसमें 1/4 अंक आपके यूपी टेट के भी जोड़े जा सकते हैं। और जो आज क्लास हम शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो पर्यावरण विषय है, इसमें आपने देखा होगा, इसमें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी और पॉलिटी, इन विषयों के टॉपिक को शामिल किया गया है पर्यावरणीय अध्ययन के अंदर यूपी टेट के सिलेबस में। तो इसलिए हम ज्योग्राफी से शुरुआत करें। उसमें साफ साफ लिखा है भारत की नदियां, पर्वत या भारत का जो भूगोल है वो इसमें समग्र रूप से डाला गया है पर्यावरणीय अध्ययन में। इसके साथ ही आप यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जो कि धुरीना एप्लीकेशन पर चल रहा है। 25 मार्च से ये कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें मेरी क्लासेस होंगी इन 5 विषय की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है धुरीना एप्लीकेशन का, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को, और इस कोर्स पर जाकर बाकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगी। तो ये हमारा न्यू बैच है यूपी टेट के लिए। चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक में अगर हम देखें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल हमने शुरू किया है, तो भारत के भूगोल में जो पहला ही टॉपिक है उसमें हम 3 बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमा या भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद हैं, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी से प्रश्न बने हुए हैं। चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला जो बिंदु है हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति। ये कल हम इस पर कुछ चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अगर हम देखें इस 0 डिग्री पृथ्वी के मध्य से होकर के जाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर या विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं। और इसी 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर के सापेक्ष अगर हम देखें तो भारत कहां पर आता है? इस वाले गोलार्ध में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। अगर आपसे रेफरेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि 0 डिग्री अक्षांश यानी इक्वेटर के रेफरेंस में जो भारत है, भारत की स्थिति कहां है, भारत की लोकेशन कहां है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। अगर हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम 0 डिग्री देशांतर को रेफरेंस मान रहे हैं तो ये इस गोलार्ध में आ जाता है, तो ये पूर्वी गोलार्ध है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, ये 0 डिग्री देशांतर को जब हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जब हम रेफरेंस ले रहे हैं जीएमटी लाइन को, तो भारत जो है कहां पर आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। भारत कहां पर आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइंडली देखोगे, तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला, ये उत्तर में भी है, ठीक है, और ये पूरब में भी है। इन दोनों को कंबाइंडली हम कैसे बोलेंगे? यही प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है कई बार, इसी को आपको समझना है, ठीक। तो भारत की स्थिति ओवरऑल हमने पता कर ली कहां पर है। ग्लोब पर भारत की स्थिति का उत्तर आप कहां देंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत की लोकेशन। ये तो हो गया आपका पहला प्रश्न। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम बात करें भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो ये डेटा आपको वैसे तो बड़ा फ्रीक्वेंट डेटा है, ये आपको पहले से मालूम भी होगा। भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक
भारत की उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक की जो लंबाई या दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। कभी कभी ये पूछ भी लेता है, बड़े बेसिक प्रश्न भी आ जाते हैं। और भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो चौड़ाई है या लंबाई आप इसको कहेंगे वो 2933 किलोमीटर है। दोनों को याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया जो जिस तरह का टॉपिक होगा उस तरह की सारी जानकारी आपको हम देंगे। यहां पर कोई भी बिंदु बेसिक से चलेंगे, कोई छूटेगा नहीं आपका। आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, ये है हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक हमने रेखा ड्रॉ करी, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री का अक्षांश या इक्वेटर, ठीक। ये काल्पनिक रेखा है और ये पीछे घूम करके ये रेखा ऐसे इस तरह से आती है, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके का वृत्त है, ठीक, एक तरीके का क्या है, ये सर्कल है। और इसी तरह से एक एक डिग्री के अंतर पर बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ही करते करते जब आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे टॉप पर ग्लोब के, तो यहां पर क्या आएगा, इस तरह से ये रेखा नहीं आएगी। जब आप बिल्कुल लास्ट में अंत तक पहुंच जाएंगे तो यहां पर सिर्फ आपको लास्ट में मिलेगा क्या, एक बिंदु, ठीक। ये 0 डिग्री, यहां पर कुल मिलाकर के ये बिंदु जो मिलेगा आपको 90 डिग्री अक्षांश पर मिलेगा, ठीक है। ये जो बिंदु मिलता है आपको ये 90 डिग्री अक्षांश है, इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो 90 डिग्री यहां पर मिलेगा, 90 डिग्री अक्षांश। तो ये जो रेखाएं हैं जो आपको क्षैतिज, ठीक है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं नजर आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इन रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक। लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड, ठीक। तो ये भाई अगर इस रेखा इसके ऊपर है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस लाइन से ऊपर है 0 डिग्री से ऊपर, और इससे नीचे है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है ये वाला हिस्सा। तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री के ऊपर वाली जितने भी अक्षांश है उनके साथ हम लिखते हैं नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इनके साथ हम लिखते हैं एन लिखते हैं, तो 90 डिग्री एन। तो 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, यही तो है हमारा नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, यही तो है हमारा नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, ठीक। इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री का जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ऐसे ही ये आ जाएगा। इनके साथ जितने भी 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही 90 तक आएंगे। तो ये आपके कितने हो गए, कुल मिलाकर के लैटिट्यूड्स हो गए ये सारे के सारे आपके, 90 इस लाइन के ऊपर, 90 इस लाइन के नीचे, और 0 का 1, तो 90 90 180, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 90 प्लस 1, ये हो गए 181 होती हैं अक्षांश रेखाएं। और भारत की स्थिति कहां पर आ रही थी, ये क्या है, ये 0 डिग्री का देशांतर है। ये जो ऐसे लाइन आई हैं ऊपर इसको बोलते हैं देशांतर, ये 0 डिग्री का है। ये कहां से शुरू होता है, ये 90 डिग्री की जो उत्तरी ध्रुव है इससे शुरू होता है, और 90 डिग्री का जो साउथ लैटिट्यूड है यहां खत्म होता है, ठीक। और भारत की लोकेशन कहां पर आई थी, इंडिया की लोकेशन आपने देखी थी कुछ इस तरह से यहां पर, ठीक, इंडिया की लोकेशन। तो जाहिर है कि भारत के हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो भारत से होकर के गुजर रही हैं, चाहे देशांतर रेखा हो, चाहे कौन सी रेखा हो, चाहे देशांतर रेखा हो, चाहे वो अक्षांश रेखा हो। तो भारत से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, एक तो भारत को जो सबसे, वो अक्षांश रेखा जो भारत को सबसे नीचे टच कर रही होगी यानी तमिलनाडु में, एक भारत को वो रेखा जो भारत को सबसे ऊपर टच कर रही होगी, ठीक। और ये तो हो गए 2। अब इधर देखें तो इधर के जब आप ऐसे ड्रॉ करने शुरू करोगे, ठीक, ऐसे ड्रॉ करने शुरू करोगे देशांतर, तो एक देशांतर यहां से आएगा जो गुजरात से टच होकर के जा रहा होगा, एक देशांतर यहां से आएगा जो सबसे अंत में सबसे पूर्व में टच कर रहा होगा, और एक देशांतर ये होगा जो भारत के बीचों बीच से होकर के जा रहा होगा, ठीक। तो ये देशांतर हमारे काम के हैं। और एक वो देशांतर जो हमारे देश के बिल्कुल मध्य से होकर के जा रहा होगा, हमारे देश के मध्य से होकर के कौन सा जा रहा है, ये देशांतर है, ठीक। ये है 23.5 डिग्री का, ये 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है जो भारत के लगभग मध्य से जाता है। याद रखेंगे 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड भारत के मध्य से होकर के गुजरता है, ठीक। अब
ये भारत का जो यहां पर अगर इस बिंदु पर देखें देशांतर, इसके क्या मतलब आपको बताना है, एग्जैक्ट कौन सा देशांतर है जो भारत के इस कोने से गुजर रहा है, एग्जैक्ट कौन सा देशांतर है जो भारत के इस कोने से गुजर रहा है, ये कौन सा अक्षांश है जो भारत के बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, और ये कौन सा अक्षांश जो भारत के नीचे से जा रहा है, यही अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? आइए, तो यही मैंने यहां पर ड्रॉ किया है आपको सीधे, ठीक, यहां पर यही चीज मैंने ड्रॉ की है कि भारत के सबसे ऊपर से, भारत के सबसे टॉप से जो गुजर रहा है ये क्या है, ये अक्षांश है, ऐसे जो गुजरेगा वो अक्षांश है, लेटी हुई लाइन जो है वो अक्षांश है। तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये लद्दाख से होकर के गुजरता है। भारत के लद्दाख में एक जगह है इंदिरा कॉल, ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, याद रखेंगे, लद्दाख में इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और इसका आपको ये पूछेगा ये कौन सा अक्षांश यहां से गुजरता है, 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। पूरा भारत जो है उत्तरी अक्षांश में आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री के रेफरेंस में, तो ये अगर अक्षांश है तो एन ही लगेगा उसके साथ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा आ जाइए, सबसे नीचे हमने बात की थी आपको, एक सबसे नीचे से गुजर रहा होगा, एक सबसे नीचे से गुजर रहा होगा जो तमिलनाडु से होकर के जाएगा, सबसे नीचे से जो है कौन सा गुजर रहा है, वो 8 डिग्री 4 मिनट का, इसको बोलते हैं मिनट, इसको बोलते हैं डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड गुजर रहा है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से गुजरता है। कन्याकुमारी में जो जगह, ये कन्याकुमारी बिल्कुल आखिरी बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का, तो इसको हम केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2 बिंदु ये हो गए। अब आ जाओ भारत के पूर्व और पश्चिम में, ऊपर से आएंगे, अब वो लाइन जो सीधी आ रही थी ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये देशांतर रेखा है जो भारत के सबसे पूर्वी हिस्से से आ रही है, तो इसका कौन सी, ये होगा देशांतर हमारा, और जो देशांतर है हमने बात की थी ये देशांतर है, ठीक। तो भारत से जो देशांतर गुजर रहा है, भारत से जो भी देशांतर गुजरेगा, ठीक है, उसके साथ ई लगेगा, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है इस वाले में, तो यहां पर ई आएगा, तो ये क्या हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट का ये पूर्वी देशांतर है। ई का मतलब है ईस्ट, पूर्वी देशांतर है जो अरुणाचल के किबिथु से होकर के गुजरता है। ऐसे ही इधर से आ जाओ, ये जो है ये भारत के सबसे, ये भारत का कौन सा राज्य है, ये गुजरात है, और वो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। तो यहां पर ये पश्चिम में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ये गुजरात के गौरमाता से गुजरता है। ये चारों बिंदु आपको याद रखने, परीक्षा में पूछे हुए हैं। और एक और है, उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये 4 बिंदु आप लिख लीजिए यहां पर, ठीक है, पहले ये चारों बिंदु नोट कर लेते हैं इनको, जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक, ये हमने डिस्कस किया है। यहां पर देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ये कौन से राज्य या यूटी में पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, और ये 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी को ही हम क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन, ये 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड है। अगला देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न, वो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु नाम की जगह है, यहीं से 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर। ये दोनों क्या है, ये दोनों अक्षांश हैं, ये दोनों नीचे वाले देशांतर हैं, ठीक, ये देशांतर है। अगला है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ेगा, और ये गौरमाता नाम की जगह से जा रहा है, ये 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न या कहेंगे पूर्वी देशांतर है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का सदर्न मोस्ट बिंदु कौन सा है, ये भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि क्या है, भारत के अपनी मुख्य भूमि के साथ साथ भारत के कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स भारत की जो ये मेन लैंड है, जो ऊपर को चला गया पूरा भारत का मैप, उससे अलग है, ये बिल्कुल सेपरेटेड है, तो है ये भारत का ही हिस्सा, भारत के ही हैं ये जितने भी आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के, लेकिन ये मुख्य भूमि से अलग हैं, इसलिए ये और नीचे हैं, कन्याकुमारी से भी और नीचे इनकी लोकेशन है। 8 डिग्री 4 मिनट का ये नॉर्थ लैटिट्यूड गुजर रहा था कन्याकुमारी से, लेकिन अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार के जो अंतिम आइलैंड है उससे 6 डिग्री 45 मिनट का 6 डिग्री 45 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरता है, ये इंदिरा पॉइंट से गुजरता है। तो भारत का पूरे ओवरऑल, भारत का अगर देखें मुख्य भूमि के साथ साथ मिलाकर के ओवरऑल, अगर हम अपने आइलैंड्स को भी शामिल कर लें, तो भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, 6 डिग्री 45 मिनट पर है।
ये इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है, निकोबार आइलैंड में जाकर वो भी, ये हो गया। तो ये सारे आगे मुख्य भूमि में पूछेगा, भारत की जो मुख्य भूमि है इसका अंतिम बिंदु कहां पर है, कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन है। ओवरऑल भारत का पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब भारत को हमने देखा, ये वाली सारी लाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली लाइन जो भारत के यहां से होकर के जा रहा है, ये देशांतर, एक देशांतर भारत के, देखो ये वाला देशांतर भारत के गुजरात से होकर के जा रहा था, ये भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से होकर के जा रहा था, ये वाला कन्याकुमारी से होकर के जा रहा था ये अक्षांश पूरा, और ये वाला अक्षांश कहां से होकर के जा रहा था, लद्दाख से होकर के जा रहा था। ऐसे डिस्कस कर लिया हमने अभी। अब इन चारों की बात हो गई। अब एक और देशांतर है जो भारत के मध्य से होकर के जाता है, भारत के मध्य से होकर के जाता है, ये होता है 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है ये, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर इसको हम बोलते हैं। इसी से हम भारत का समय की गणना करते हैं, या भारत का जो समय लिया जाता है वो इसी से लिया जाता है। इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहां से होकर के गुजरता है ये, ठीक। इसके अलावा ये वाली जो रेखा है ये किसको डिवाइड कर रही है, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, 0 डिग्री का ये क्या है, अक्षांश है। एक ऐसा भी अक्षांश है जो भारत को दो मध्य भागों में डिवाइड कर रहा है, और ये भारत को दो मध्य भागों में जो डिवाइड कर रहा है इसका नाम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरता है। इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। मैं थोड़ा सा ही लिख देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के जाती है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये हो गया। चलिए, तो यहां पर आप देख पाएंगे, ये समझ भी पाएंगे, मैंने आपको यहां बता दिया है, भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, जो भारत को दो लगभग बराबर भागों में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये तथ्य पूछा हुआ है। तो कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसी को 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो कर्क रेखा ओवरऑल भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। 8 में से कुछ के नाम आपसे पूछ लेता है, ये 8 के आपको पता भी होनी चाहिए। आइए इसको मैप पर देखिए। तो ये जो रेखा है, ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये देखिए, भारत के 8 राज्य। ये रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही थी, हमने मैप पर वहां दिखाया आपको। अब ये बड़ा करके देख लीजिए, जो एक राज्य है यहाँ, ये कौन सा राज्य है, ये गुजरात है, गुजरात से होकर के जाती है, ठीक है। और ये येलो कलर का है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है, ये MP मध्य प्रदेश से जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अलावा ये झारखंड से जाती है, ठीक, ये झारखंड है, और ये रांची है। इस तरह से झारखंड, रांची, फिर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से भी जाती है, यहां तक ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद 2 राज्य उधर हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ठीक है, इन 2 से भी जाती है। कुल मिलाकर के ये 8 राज्य हो गए जहां से ये गुजर रही है। अब यहां से प्रश्न क्या बनते हैं भाई, इन 8 राज्यों की अपनी अपनी राजधानियां हैं, तो ये भी पूछ लेता है कौन सी राजधानी जो इसी पर है, कौन सी राजधानी जो कर्क रेखा पर है। तो ये याद रखिएगा आप, झारखंड की राजधानी है रांची, जो इसी पर है, झारखंड की राजधानी रांची। अभी देख लेते हैं इनसे मिलते जुलते जो प्रश्न बनते हैं, वो आपको परीक्षा में पूछ लेता है कर्क रेखा के गुजरने से। तो आपसे पूछ सकता है पश्चिम से, ये पश्चिम दिशा है भाई। आप दिशाएं कैसे देखते हो, कभी भी आपको दिशा देखनी हो किसी भी मैप की, किसी भी जगह की, तो आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहां पर ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। ये क्या है, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। तो ये क्या है, ये पश्चिम से इधर जाओगे तो ऐसे लिख दिया मैंने, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा राज्य पहले पड़ेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी ऑर्डर में है ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इनसे संबंधित प्रश्न देख लीजिए, जो कर्क रेखा है। अब जो कर्क रेखा है ये देख लीजिए, कौन से कर्क रेखा पर स्थित भारत की राज्यों की राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है,
राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, झारखंड की राजधानी कौन सी है, झारखंड की राजधानी ये रांची है, और छत्तीसगढ़ की रायपुर है, और ये वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, इसी तरह अगरतला त्रिपुरा की है, मिजोरम की आइजवाल है। तो देख लीजिए कितने करीब में हैं ये राजधानियां इस लाइन के। ठीक है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, और इन पे कौन सी राजधानी है ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये रांची। तो इनको लिख लेते हैं। ठीक है, इन फैक्ट को लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए वे राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, वो राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, वो राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, वो रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है, ये बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, सबसे ज्यादा नजदीक बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है। 8 राज्यों की बात चल रही है, आउट ऑफ 8 स्टेट्स। तो 8 राज्य, ये भी 8 राज्यों में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर है, झारखंड की राजधानी रांची। और 8 राज्यों में से वो राजधानी जो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा दूर है। तो राजस्थान की राजधानी अभी हमने देखा जयपुर सबसे ज्यादा दूर थी। ठीक, ऐसी राजधानियां जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, ऐसी राजधानियां जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, वो कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए, अभी दिखाएंगे आपको मैप पर। ठीक, तो मैप पर भी इसको देखेंगे हम लोग। ये देखिए यहां पर, तो एक तो गांधीनगर गुजरात की, ये कर्क रेखा के नीचे है यानी दक्षिण में है। रायपुर, भोपाल, कोलकाता। तो रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसका नाम बदला गया है, इसका नाम नया रायपुर रखा गया। फिर इसका नाम अब वर्तमान में क्या है, अटल नगर। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ये सब कहां पर है, ये सब दक्षिण में है, किसके, कर्क रेखा के। और इस पे जो प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न भी बन सकता है आपसे, ऐसी राजधानियां, अब यहां बताना है ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। एक तो ये होगी राजस्थान की जयपुर, और अगरतला होगी त्रिपुरा की। अब इसको मैप पर आ जाइए, आप मैप पर देख लीजिए। देखिए यहां पर देखिए, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी कौन सी है, जयपुर, राजस्थान की राजधानी। यहां देखिए कितनी डिस्टेंस है, अगर वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। कर्क रेखा पर स्थित कौन सी है, ये रांची है। ठीक, उत्तर में कौन कौन सी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजवाल उत्तर में। तो 3 ये उत्तर में हो गई। ठीक, बाकी दक्षिण में हो गई गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उसके फिर मध्य प्रदेश की भोपाल, फिर यहां पर आगे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की रायपुर, फिर रांची तो इसके ऊपर ही है, और ये वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ये दक्षिण में है, यानी इस लाइन के नीचे दक्षिण रहेगा, उस लाइन के ऊपर उत्तर रहेगा। ये आई होप समझ गए होंगे इसको आप। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसका और तथ्य देखते हैं। तो यहां देखिए, कर्क रेखा दक्षिण में स्थित, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित सबसे दूर राजधानी अटल नगर है, छत्तीसगढ़ की ही है। जैसे उत्तर में देख रहे थे तो वो राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। रांची के बाद में कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी दक्षिण में कौन सी है, तो गांधीनगर है, गुजरात की है। भोपाल, उसके बाद आता नंबर भोपाल का। उत्तर में कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, ये आइजोल है और अगरतला। पहले अगर ऑप्शन में आइजोल रहेगा तो आइजोल, उसके बाद ऑप्शन में नहीं होगा तो अगरतला रखेंगे। अब बात करते हैं भारतीय मानक रेखा की। भारतीय मानक रेखा की बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। ठीक, जो भारत के मध्य से होकर के गुजर रही थी। तो भारतीय मानक रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST निम्न राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अभी हमने देखा जो कर्क रेखा है भारत की, वो 8 राज्यों से गुजर रही है। अगर हम इसकी बात करें IST की, जो 82.5 डिग्री का IST, जो 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, एक ही बात है ये कहां से गुजरता है, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद या आप कहेंगे प्रयागराज में ये नैनी नाम की जगह से होकर के गुजरता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, नैनी नाम की जगह से ही गुजरता है होकर के। ठीक, यहीं से जो है समय की गणना की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। ठीक, उत्तर प्रदेश से जाता होकर ये 82.5 डिग्री का, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। जो 8 राज्य हमने डिस्कस किए हैं जो कर्क रेखा जिनसे होकर के जा रही थी, उसमें एक तो राज्य था छत्तीसगढ़, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जिनसे IST जा रही छत्तीसगढ़, दोनों में कॉमन राज्य है। इसका मतलब जो 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड हमने पढ़ा है। ठीक है, 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है, वो इसका मतलब क्या है, वो कहां से जा रही होगी, ये दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कौन सी, ठीक है, ये 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है ये। इसके अलावा जो ये हमारी 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर, छत्तीसगढ़ में इनका मिलन बिंदु है। छत्तीसगढ़ में मिलन बिंदु कहां पर है, एक कोरिया नाम का जिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरिया नाम का जिला है, यहीं पर दोनों रेखाएं आकर के IST प्लस
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों का मिलन बिंदु यहां पर है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए और आगे दिखा देते हैं आपको, जो कर्क रेखा है और आईएसटी छत्तीसगढ़ के राज्य में एक दूसरे पर काटती हैं। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों से गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो ये कोरिया में जो है यहाँ पर ये मिल जाती हैं दोनों लाइनें, ठीक है, इसको देख लीजिए। आई होप ये आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो ये भारत की लोकेशन यहाँ पर हम देख चुके हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है, और ये यहाँ पर ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, ये भारत की स्थिति हमने देख लिया। अब अगली जो क्लास रहेगी भारत के पड़ोसी देशों को हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। इसके अलावा जो हमारी क्लास चल रही है उसमें अभी हम आपको, आज ही क्लास आएगी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल से शुरुआत करेंगे। दोनों क्लासेस चलती रहेंगी, भारत के भूगोल भी और आपके साथ ही भारत के भूगोल के साथ विश्व का भूगोल भी। इसके अलावा आपको जो जैसे पॉलिटी की क्लासेस, सिविक्स की, ये भी क्लासेस आपकी ऐड होती रहेंगी। बस मुझे 1 से 2 दिन का समय दीजिए, ये डबल क्लासेस अब आपके लिए डेली आने वाली हैं, ताकि आपकी कोर्स की तैयारी जल्दी से कंप्लीट हो सके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।